हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता किसमें है। तो ये आई थिंक सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम की एक ब्रांच रहती है, वहां पर सबसे पहला पार्ट रहता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब जब चार्जेस रेस्ट पर रहेंगे और आप उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसे कह देते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब हम ये कहेंगे ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन विच we deals with study of charge at rest is called as electrostatic। आई होप ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियर होगी। मतलब हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ उन चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जो चार्जेस क्या हैं, रेस्ट पर रहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यहां पर, चार्ज। तो हम यहीं से इस चैप्टर को पढ़ना चालू करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब हमने छोटी क्लास में भी कभी समझा होगा कि चार्ज का मतलब होता है एडिशनल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिसके कारण वो अपने जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। जैसे मैंने बोल दिया ये ऑब्जेक्ट ए, ये है चार्ज। अब यदि मैं ए को इसी के जैसे ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाऊंगा तो ए क्या करेगा, उसको रिपल करेगा या फिर उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब इस समय क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट चार्ज है। यदि सेम चार्ज कर देता तो रिपल कर जाएगा। तो इस ए के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके कारण वो अपने जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपल कर रहा है, और उसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, चार्ज की डेफिनेशन जब भी पूछते तो स्टूडेंट्स ये जवाब देते सर चार्ज मुझे तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, चार्ज की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि एडिशनल प्रॉपर्टी जिसके कारण अपने जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे या फिर रिपल करे उसे कह देते हैं अपन चार्ज। यहां पर अपन चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। अब समझिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी सभी को पता है, लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या है, एक दूसरे को क्या कर लेते, अट्रैक्ट कर लेते। तो ये फालतू की प्रॉपर्टीज हम नहीं देखेंगे, हम सीधे आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर जिसे अपन कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। तो कभी आप मार्केट में पेन खरीदने गए होंगे, आपने 10 रुपए के पेन लिए, तो पेन मिलता है एक, 2 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि दुकानदार बहुत खुश हो गया हो और उसने बोला लीजिए मैं आपको 7.5 पेन दे देता हूं, या 11.5 पेन दे देता हूं, या फिर 11.1 पेन दे देता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेन जो है वो हमेशा एक बंडल के फॉर्म में आता है, आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे ही यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज जो है वो हमेशा बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। इस क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो हमेशा बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। मतलब चार्ज जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास चार्ज आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन। ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, हमेशा एक फिक्स्ड फिगर बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। मतलब Q इज इक्वल्स टू होगा Ne, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 सो ऑन, बट कभी भी एक डेसिमल या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता।
ठीक है, मतलब n की वैल्यू जो है वो सिर्फ आपके नेचुरल नंबर के बराबर बस हो सकती है। सो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं अपन फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। तो चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है। भाई इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वो सिस्टम जहां पर बाहर के पार्टिकल्स अंदर नहीं आ सकते और अंदर के पार्टिकल्स बाहर नहीं जा सकते, कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती ना अंदर आ सकती है, उसे कहते हैं अपन आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर भी देखिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल सम ऑफ चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझते हैं कैसे? जैसे ऑब्जेक्ट ए था, बी था और सी, तीन ऑब्जेक्ट इस आइसोलेटेड सिस्टम में रखे हुए हैं, तीन ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर चार्ज था 15 कूलम, इसके ऊपर था 35 कूलम और इसके ऊपर था 10 कूलम। यदि मैं इनका सम निकालूं तो सम कितना होगा? 15 प्लस 35 प्लस 10, मतलब जो टोटल सम है वो हमारा कितना आने वाला है? हमारे यहां पर सम आएगा 60 कूलम। ठीक है, कुछ समय के बाद जब आप इन चार्जेस को यहां पर रखेंगे तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके पास भी 20, इसके पास भी 20 और इसके पास भी 20। अब देखिए सम फिर से कितना आ रहा है? 60 ही आ रहा है। मतलब जो सम ऑफ चार्ज है किसी भी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसी को कहते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहां पर अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आपको सभी को पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रबिंग हो रही हो तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर हुए मतलब वहां पर क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चीज को कहते थे अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है। यहां पर ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? सभी को पता, पॉजिटिव चार्ज। फिर एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ये आपको पहले से पता, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। अब मेन टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक है हमारा जब दो चार्ज रखे जाते हैं, दो चार्जेस रखे जाते हैं। सपोज मैंने दो चार्ज रखे, एक था Q1 और दूसरा था Q2। तो इनके बीच में क्या फोर्स रहता है ये हमको पता करना है। दो चार्जेस जो रेस्ट पर हैं उनके बीच में क्या फोर्स है ये पता करने के लिए हमारे पास आया कूलम्स लॉ। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट भी आई होप सभी को पता है कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्यों? क्योंकि से चार्जेस के बारे में बताया ही था आपको कूलम ने। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। तो कूलम्स लॉ में ये बोला गया कि जब दो चार्जेस Q1 Q2 कुछ डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के। यही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन से काम नहीं चलेगा, दोनों को पहले कंबाइन कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो F इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन आई। बट इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन से हमारा काम नहीं चलने वाला। हम क्या चाहते हैं? यहां पर इक्वल टू साइन। और हम 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि यहां पर इक्वल टू साइन चाहिए तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला कि F इज टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, वेयर K जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी कांस्टेंट। लेकिन ये कैसा कांस्टेंट है भाई, ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहां पर K की वैल्यू रहती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये तो वैल्यू है, लेकिन हमें इसका यूनिट पता लगाना है। तो यूनिट पता लगाने के लिए भाई इस फॉर्मूले को अपन K के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो K के टर्म्स में कन्वर्ट करने पर हमको क्या मिल जाएगा, K इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। अब देख सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा भाई, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर। तो यहां पर इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका यूनिट निकला। लेकिन कभी कभी यहां पर पूछ लिया जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, भाई देखिए के बहुत अच्छे से याद रखना है, आगे चल के बहुत काम में आने वाला है के। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं एम एल टी के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन यहां पर चार्ज है तो एक और चीज आ जाएगा ए, मतलब एम्पेयर, ठीक है। तो ये है भाई आपका फॉर्मूला। K इज इक्वल्स टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T -2, ये हो गया फोर्स का। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम लिखते हैं L2। चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट तो कूलम होता है, बट यहां पर हमें बोला गया है एम्पियर के बेसिस पर लिखना है, तो हम लिख देंगे इसको A, ठीक है। चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा A T, दोनों की पावर 1 1 है, मतलब AT ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको और कैंसिल हम करके क्या लिख सकते हैं, इसको 2 2। सभी को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, M1 L1 इंटू L2, L टू दी पावर 1 इंटू L टू दी पावर 2, तो ये हो गया L टू दी पावर 3, T टू दी पावर इट विल बी, ये जो है ये क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस ही होगा, मतलब -4, और A टू दी पावर -2। ओके, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसके लिए, K के लिए। अब K जो है उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, जहां पर 1/4 पाई तो हो गया कांस्टेंट, बट इस एप्सिलॉन नॉट का क्या, तो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं भाई, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू, दैट मींस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब देखिए ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितने भी यूनिट रहेंगी K की, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट का। मतलब जैसे K की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये था, बस उसी को रेसिप्रोकल कर दो तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। आई होप आपको कूलम्स लॉ क्लियर होगा और एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब हम कूलम्स लॉ को ही देखते हैं, बट एक अलग नजरिए से। अलग नजरिए से मतलब हम कूलम्स लॉ को देखेंगे अब किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो
वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए मैंने दो चार्ज रखे, एक चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज मैंने रख दिया Q2। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को मैं लेकर चल रहा हूं R12 ले लो, कुछ भी ले लो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस तरफ जाने पर मैंने बोल दिया डिस्टेंस जो है वो R12 वेक्टर, इस साइड जाने पर डिस्टेंस R21 वेक्टर। यहां का फोर्स जो है वो हो जाएगा F12। F12 क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। यहां पर जाने पर फोर्स जो है वो हो जाएगा F21 वेक्टर में, ठीक है। अब देखिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट लग रहा है, बस आपको एक सिंपल नोटेशन देना, पेपर में पूछा नहीं जाता बट फिर भी अपन समझ लेते हैं। अब F का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कुछ लोग यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना पसंद करते हैं, तो वो भी सही है, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब F तो हमने लिख दिया, अब हमें क्या करना है, ये वाले फोर्स की वैल्यू पता लगानी है, मतलब F12। तो F12 वेक्टर, इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि Q1 Q2 बाय, भाई यहां पर भी वेक्टर आना चाहिए, यदि यहां पर वेक्टर लेकर आए तो यहां पर भी। और जब अपन ये वाला चार्ज कंसीडर करते हैं तो डिस्टेंस क्या लेकर चलेंगे? R21, ठीक है, R21 लेकर चलेंगे। हमें पता है कि आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, सभी को पता है, इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आर वेक्टर का मॉड, मतलब R12 बस लिख रहे हैं। यहां से R12 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? R12 वेक्टर, और यहां पर हो जाएगा कैप R12। ये हो गया आपका क्या, कौन सा रिप्रेजेंटेशन? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ये तो F12 रिप्रेजेंट किया है, यदि F21 रिप्रेजेंट करना होता तो ठीक ऐसा ही होता, बस अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस तरफ है तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका नाम है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं समझते हैं। जब एक चार्ज बहुत सारे फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, बहुत सारे फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो जब हम उसका नेट फोर्स निकालते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्स निकालते हैं, तो उस पर्टिकुलर थ्योरम को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझते हैं, जैसे एक यहां पर चार्ज रखा मैंने, ये चार्ज क्या था? Q, कैपिटल Q। अब देखो भाई पिक्चर तो सभी ने देखी होगी, साउथ की, हीरो ऐसा बीच में रहता है, आजू बाजू पूरे से विलेन उसको घेर लेते हैं, तो यहां पर भी ऐसा ही है, ये हीरो है भाई Q, इसको क्या किया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विलेनों ने घेर लिया है, ये है वो विलेन। ये कौन कौन से विलेन है? Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है। इतने सारे विलनों ने इसको घेरा हुआ है। हमको पता लगाना है कि इस हीरो के ऊपर कितनी मार का प्रभाव पड़ेगा, मतलब हमको यहां पर निकालना है कि टोटल फोर्स कितना होगा। तो भाई टोटल फोर्स निकालने के लिए, मतलब F को निकालने के लिए सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, सीधा सिंपल सा मेथड है और वैसा ही हम करेंगे, ठीक है।
अब देखते हैं क्या होगा। देखिए मैंने मान लिया कि इसके थ्रू इसके ऊपर फोर्स क्या है एग्जर्ट हुआ, F1, Q1 के थ्रू F1, Q2 के थ्रू F2, Q3 के थ्रू F3, Q4 के कारण F4, Q5 के कारण F5, Q6 के कारण F6। अब यहां पर जो टोटल F होगा, F टोटल वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, यही तो होगा भाई टोटल फोर्स। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख दिया मैंने K, बीच में आर स्क्वायर, डिस्टेंस में यहां पर R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन ऐसा लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 का डिस्टेंस Q1 Q2 में हो जाएगा Q1 और कैपिटल Q, फिर प्लस लिखोगे आप K Q2 कैपिटल Q बाय R2 का स्क्वायर, ऐसा सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे कि K और Q को कॉमन ले लिया और अंदर बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q सो ऑन और डिवाइड बाय R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स निकाल लेंगे, और यही आपका सिंपली मेथड है। बट अपन ऐसे ऐड नहीं करेंगे भाई, न्यूमेरिकल जब मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर इसकी जगह क्या यूज करेंगे, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ एक आपका एक्चुअल था, वो हमने समझ लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर हम एक छोटा सा लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कहते हैं रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज इन फ्री स्पेस एंड फोर्स बिटवीन द चार्ज एट अ गिवन मीडियम, ठीक है। मतलब देखिए दो चार्जेस हैं, कौन कौन से दो चार्ज, फिर से लेकर चलते Q1 Q2, अच्छे नाम है, नहीं तो आपको यदि ज्यादा प्रेम है अपनी हिंदी भाषा से तो आप राम श्याम घनश्याम भी लिख सकते हैं, बट यहां पर अपन Q1 Q2 भाई ज्यादा बेटर लग रहा है अभी, नहीं तो राम श्याम घनश्याम भी लिख सकते थे। अब दो चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इसको रख दिया पहले एयर या फिर वैक्यूम में, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, F इजिकल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K की जगह क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यही चार्जेस को एयर से हटा के मैंने कोई और मीडियम में रख दिया, तो अब फोर्स हो जाएगा Fm। Fm मतलब नहीं, वो वाला Fm नहीं है, फोर्स इन अ मीडियम। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, यहां पर लिखा था एप्सिलॉन नॉट, यहां पर मैं सिर्फ लिखता हूं एप्सिलॉन, क्योंकि एक मीडियम यहां पर एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं आप। Q1 Q2 यहां पर लिख दिया बाय आर स्क्वायर। अब देखिए जब इन दोनों फोर्स का अपन रेशियो निकालेंगे, मतलब F0 अपॉन Fm निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि F0 अपॉन Fm में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रेशियो आया है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब पहली डेफिनेशन तो ये थी कि रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर एंड फोर्स बिटवीन द चार्ज इन अनदर मीडियम, उसको कह दिया अपन ने क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर है एप्सिलॉन आर से या फिर के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपन, डाइलेक्ट्रिक को
एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी. दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, चार्जेस and all the concepts of Coulomb's law. In the next video lecture, we will just solve the numericals based on this law. So be ready with this law. Thank you.